हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल लर्न विद नीतीश में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग को जानना है कि वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहा जाता है। तो वर्ग किसको कहा जाता है? किसी संख्या को, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग होता है। ध्यान दीजिए फिर से, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग होता है। कहने का मतलब है, अगर 2 का वर्ग निकालना है आप लोगों को तो 2 को 2 से ही गुना करना पड़ेगा और 2 से 2 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, यानी कि 2 का वर्ग क्या हो गया? 4। उसी प्रकार से 3 का अगर वर्ग निकालना है तो 3 को 3 से ही गुना करेंगे। 3 को अगर 3 से गुना करते हैं तो 3 गुना 3 9 होता है, यानी कि 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। फिर उसी प्रकार से जैसे 4 का अगर वर्ग निकालना है तो 4 को 4 से ही गुना करेंगे, यानी कि 4 गुना 4 इज इक्वल टू 16, यानी कि 4 का वर्ग 16। उसी तरह एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखिए, जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखाया गया उसी के तर्क पर ये एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे एक संख्या लिए 5 को अगर 5 से गुना कर दिए तो 5 का वर्ग कितना कहलाया? 25। वर्ग को हमेशा ऊपर में क्या करते हैं? 2 के थ्रू दिखाया जाता है। किसके स्थान पर? घात, जिसको घात का स्थान बोला जाता है। घात के स्थान पर क्या दिखाते हैं? 2 से। वर्ग को हमेशा 2 से दिखाया जाता है। और घन जब हम पढ़ेंगे, घन को हम लोग 3 से दिखाते हैं घात के स्थान पर। किसी का भी अगर वर्ग निकालना हो तो उसके घात के स्थान पर आपको क्या लिखना? जैसे मान लेते हैं 6 का वर्ग है तो 6 का घात का स्थान पर क्या लिखना होगा? 2। 6 का घात का मतलब ये हो गया 6। यहाँ पर जो प्लेस होता है इसी को हम लोग घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात बोलता है। अगर मान लेते हैं 6 का वर्ग चाहिए तो घात के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा? 2। 6 का वर्ग करेंगे तो 6 के घात के स्थान पर 2 लिख दिए तो 6 का वर्ग, यानी कि 6 को 6 से गुना कीजिए, 6 के कितना हो गया? 36। उसी के तर्क पर यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि 5, एक संख्या लिए 5 को 5 से गुना किए तो 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। यहाँ लिए दूसरा 6 को 6 से गुना किए तो 6 का वर्ग कितना हो गया? 36। यहाँ लिए 7 गुना 7 करेंगे तो 7 का वर्ग हो गया 49। जैसे एक संख्या लिए 8 को 8 से ही गुना करेंगे तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64। 9 को 9 से ही गुना करेंगे तो 9 का वर्ग हो जाएगा 81। 10 को अगर 10 से गुना किया जाए तो 10 का वर्ग हो जाएगा 100। इसी प्रकार से आप किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट एक संख्या लिए 11 को यदि हम 11 से ही गुना कर दे तो 11 का वर्ग कितना हो जाएगा? 11 गुना 11 121। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से 12 का अगर वर्ग कीजिएगा तो 12 को 12 से ही गुना कर देते हैं तो 12 का वर्ग हम लोगों को पता चल जाएगा। 12 गुना 12 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 12 144। समझ में आ रहा है? वर्ग के बारे में जान गए हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं वर्गमूल, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं। वर्गमूल किसको कहते हैं? बोलता है कि वर्गमूल को इस कैप द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए ये कैप जैसा दिख रहा है, इसको हम लोग वर्गमूल से सूचित करते हैं। देखिए यहाँ पर इस कैप के अंदर वर्गमूल का मतलब यहाँ पर 2 रहता है हमेशा। ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि वर्गमूल जब हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पर 2 होता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 3 होता है, अगर मान लेते हैं 2 को लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम लोग, ये तो वर्गमूल पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग घनमूल जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को यहाँ पर 3 लिखना आवश्यक है, घनमूल है ना। लेकिन वर्गमूल में आप 2 लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। अगर इस कैप में यहाँ पर 2 नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये वर्गमूल है। अगर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, लेकिन घनमूल बनाते समय उस कैप में 3 आवश्यक है, लिखना आवश्यक है। अगर नहीं लिखिएगा तो वो गलत माना जाएगा। तो इसीलिए जब हम लोग घनमूल बनाएंगे तो यहाँ पर कैप में 3 देंगे। लेकिन वर्गमूल में क्या करते हैं? 2 नंबर का जोड़ा दो नंबर का जोड़ा लगाते हैं। तो यहाँ पर 2 लिखिए नहीं लिखिए फर्क नहीं पड़ता, अगर नहीं लिखिएगा तो वो वर्गमूल कहलाएगा। तो वही बोला गया है कि वर्गमूल किसको बोलते हैं? वर्गमूल को इस कैप द्वारा सूचित किया जाता है। किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। उसके बाद प्राप्त अभाज्य गुणनखंड में एक ही तरह के संख्या का जोड़ा बनाते हैं तथा प्राप्त जोड़ा में से एक संख्या को कैप से बाहर निकालते हैं। उसके बाद उसे गुना करते हैं। प्राप्त गुणनफल कहलाता है। प्राप्त गुणनफल वर्गमूल कहलाता है। ध्यान से समझिए, इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं कोई संख्या आप लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले लेते हैं 36। कितना ले लिए? 36 का बोलता है कि वर्गमूल निकालिए। जैसे ही वर्गमूल शब्द जहां सुने आप कि 36 का वर्गमूल निकालिए, उस संख्या के ऊपर तुरंत क्या लगा देंगे? कैप लगा देंगे। तो जैसे 36 का वर्गमूल अगर निकालने बोलेगा तो 36 को कैप से उसके ऊपर कैप लगा देंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या बोला गया है कि किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए
क्या करना है, सबसे पहले उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 36 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। देखिए यहाँ पर 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा 18 बार में, फिर 2 से कटेगा 9 बार में, जब तक 1 नहीं आता है तब तक कटाते रहिए। फिर 3 का टेबल से 9 कटेगा 3 बार में, फिर 3 का टेबल से 3 कटेगा 1 बार में। यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया, देखिए तो जरा 2 गुना 3 गुना 3। आप 1 गुना में लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुना 3 गुना 3। अब क्या बोला गया है कि ये 36 का अभाज्य गुणनखंड है। अब इसका 36 का वर्गमूल निकालने के लिए हम बोले हैं क्या, कैप के अंदर एक ही तरह के संख्या का क्या लगाना है, जोड़ा लगाना है। यहाँ पर साफ सुथरा कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अभाज्य गुणनखंड में एक ही तरह के संख्या का जोड़ा बनाते हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड किए तो एक ही तरह का संख्या का जोड़ा, जैसे यहाँ पर 2 है क्या नहीं, पेयर बनाए यानी कि युग्म बनाए, एक ही तरह के संख्या का जोड़ा। फिर यहाँ पर देखिए 3 का जोड़ा बन रहा है, जोड़ा बनाते हैं तथा प्राप्त जोड़ा में से एक संख्या को कैप से बाहर निकालते हैं, यानी एक संख्या को कैप से बाहर निकालते हैं। तो अगर वर्गमूल निकालना है तो जोड़ा में से एक संख्या, जैसे इस जोड़ा में से एक संख्या बाहर निकाल दिए, फिर इस जोड़ा में से एक संख्या बाहर निकाल दिए। निकालने के बाद क्या होता है, उसके बाद उसे गुना करते हैं। इसको गुना कर दीजिए, 2 तिया कितना हो गया, 6। तो प्राप्त गुणनफल वर्गमूल कहलाता है, यानी कि वर्गमूल कितना हो गया, 6। ये जो गुणनफल जो प्राप्त हुआ 6, यही 36 का क्या हो गया, वर्गमूल। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए दूसरा, अगर मान लेते हैं सपोज दैट आपसे कोई पूछे कि 49 का वर्गमूल क्या होगा, 49 का, जैसे ही वर्गमूल बोले तो वर्गमूल का मतलब कैप उसके ऊपर लगाना पड़ेगा। तो 49 का वर्गमूल, तो 49 के वर्गमूल को निकालने के लिए सबसे पहले 49 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 49 का ये किससे कटेगा, तो 49 7 से कट रहा है, तो 7 का टेबल से काटिए, 7 एकम 7 सते 49। फिर देखिए ये 7 किससे कटेगा, 7 एकम से 7। जब तक 1 नहीं आता है तब तक आप काम करते रहिएगा अभाज्य गुणनखंड में। तो देखिए जब 49 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या लिखेंगे, देखिए तो जरा 7 गुना 1, यानी कि 1 आप लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 1 से गुना कीजिएगा 7 गुना 7 को तो 49 ही आएगा। तो ध्यान दीजिए 7 गुना 7। अब हम क्या बोले, वर्गमूल निकालने के लिए एक ही तरह के संख्या का जोड़ा बनाते हैं। तो जोड़ा बन गया 7 का, उस जोड़ा में से एक संख्या को बाहर निकाल देते हैं, तो क्या हो गया, 7 आया, और तो कुछ आया ही नहीं है। तो इसीलिए 49 का वर्गमूल क्या हो गया, 7। उसी प्रकार से आप दूसरा अगर जानना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट अगर चाहते हैं कि 121 का वर्गमूल कितना होगा, या फिर 144 का वर्गमूल कितना होगा, 144 का वर्गमूल, तो यहाँ पर कैप लगा देंगे। तो सबसे पहले 144 का वर्गमूल पूछा है तो 144 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा, 144। 2 से कटेगा 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 36 बार में, फिर 2 से कटेगा 2 का टेबल में 18 बार में, फिर 2 से कटेगा 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। अब ध्यान दीजिए इसका अभाज्य गुणनखंड 144 का किए क्या क्या आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। आप 1 लिखिए नहीं लिखिए फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो वही संख्या आएगा। तो जैसे 144 का अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया, 1 2 3 4 को 2 आया है, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 गुना 3। अब हम क्या बोले हैं कि अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, वर्गमूल निकालने के लिए जितना भी अभाज्य गुणनखंड आया है इसमें एक तरह की संख्या का जोड़ा लगाते हैं। जोड़ा लगा दिए और इस जोड़ा में से एक संख्या को बाहर निकालेंगे इस कैप से। तो 2 बाहर हो गया, यहाँ पर 2 बाहर हो गया और यहाँ से 3 बाहर हो गया। तो देखिए तो जरा कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी कि आपका जाके 144 का वर्गमूल कितना हो गया, 12। आपको उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से तो हम लोग जान रहे हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। जिस संख्या का वर्गमूल निकालना संभव हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन अगर हम लोग कोई क्वेश्चन को डायरेक्ट देखें, है ना, डायरेक्ट देखकर कैसे बता सकते हैं कि वह संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो इसके लिए कुछ नियम है, उस नियम को थोड़ा सा देखते हैं। पहला, यहाँ पर देखिए पूर्ण वर्ग संख्या या वर्ग संख्या के कुछ और गुण, क्या क्या गुण है, तो बोलता है क्या कि जिस संख्या के इकाई स्थान में 2, 3, 7 या 8 रहता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाती है। इकाई के स्थान पर जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 12 है, तो 12 के इकाई स्थान पर क्या है, 2। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, जिस संख्या के इकाई स्थान में 2 रहता हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाती है। तो जैसे 12 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, बिल्कुल नहीं है। 12 का आप वर्गमूल निकालिएगा तो वर्गमूल एग्जैक्टली नहीं निकलेगा। फिर उसी तरह
जैसे यहाँ पर 13 है, 13 के इकाई स्थान पर क्या है 3, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि अगर इकाई स्थान पर 3 रहे तो भी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाती है, यानी कि 13 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर यहाँ पर 17, तो 17 के इकाई स्थान पर 7 है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि 7 भी रहे इकाई स्थान पर तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाती है। फिर जैसे 18 के इकाई स्थान पर क्या है 8 है, और यहाँ पर क्या बोला गया है कि 8 भी रहे इकाई स्थान पर तो वो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाती है। फिर से देखिए जैसे 19 के इकाई स्थान पर क्या है, 19 के इकाई स्थान पर 9 है, यानी कि ये सब नहीं लेना है, ऐसे 19 नहीं है पूर्ण वर्ग संख्या। 9, 5, 2, यहाँ पर 3 ले लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जैसे 622 है, तो 622 के इकाई स्थान पर क्या है 2, क्या अगर इकाई स्थान पर 2 रहता है तो ये पूरी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है? बिल्कुल नहीं कहलाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर इकाई स्थान पर कितना है 3, तो ये क्या 723 क्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके इकाई स्थान पर क्या है 7 है, क्योंकि नियम वही बोल रहा है, पहला नियम कि यदि इकाई स्थान पर जिस संख्या के इकाई स्थान पर 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे या 8 रहता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाती है। जैसे 107 के इकाई स्थान पर 7 है, यदि इकाई स्थान पर 7 है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगी। दूसरा, इकाई स्थान पर यहाँ 8 है, इसीलिए 1008 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगी। फिर उसी तरह 333 है, तो 333 के इकाई स्थान पर क्या है 3 है, तो इसी प्रकार से 333 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगी। 952 है, 952 के इकाई स्थान पर क्या है 2, तो इकाई स्थान पर 2 है जिसके कारण ये 952 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगी। उसी तरह 583 के इकाई स्थान पर 3 है, जिस तरह इसके वजह से हम कह सकते हैं कि 583 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो सिंपल सा बात है एक कि जिस संख्या के इकाई स्थान में 2 दिखे, 3 दिखे, 7 दिखे या 8 दिखे तो उस संख्या को क्या लिखना है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है वो। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। दूसरा नियम क्या है, बोलता है कि सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम संख्या ही होती है। कहने का मतलब क्या है, जैसे 2 है, अगर 2 का हम वर्ग करते हैं तो 2 का वर्ग करने पर जो भी संख्या प्राप्त होता है तो वो क्या होता है, क्या सम संख्या ही आता है? तो 2 का वर्ग करते हैं तो क्या होगा 4, यानी कि क्या देखिए ना, जब 2 एक सम संख्या था, इसका जब वर्ग किए तो वर्ग करने पर जो रिजल्ट आया, परिणाम आया, वो भी क्या सम संख्या है? तो बिल्कुल सम संख्या है। तो वही चीज बोला गया, सम संख्याओं का वर्ग सर्वदा सम संख्या होती है। एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा देखिए, जैसे मान लेते हैं 4 ले लिए, अगर 4 सम संख्या है या नहीं है? बिल्कुल है। अगर 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो 16 क्या सम संख्या है? तो 16 भी सम संख्या है। फिर उसी तरह मान लेते हैं सपोज दैट 10 लिए आप, 10 क्या सम संख्या है? तो बिल्कुल है। सम संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो एक सम संख्या ही आएगा, तो 10 का वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा 100। उसी प्रकार से जैसे हम 12 लेते हैं तो क्या 12 सम संख्या है? तो 12 सम संख्या है, इसीलिए 12 का जब वर्ग करेंगे तो 12 का वर्ग करने पर 144, क्या 144 भी सम संख्या है? तो बिल्कुल 144 भी सम संख्या है। फिर मान लेते हैं सपोज दैट आप लिए 20 का जब वर्ग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 420 सम संख्या था, इसका जब वर्ग किए तो ये 400 जो आया है ये भी क्या है यार सम संख्या। इसी प्रकार से आप बहुत सारे एग्जाम्पल को ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे विषम संख्या का वर्ग सर्वदा विषम संख्या होती है, यानी कि अगर कोई विषम संख्या लेते हैं और उसका अगर वर्ग करते हैं तो परिणाम हमेशा क्या आएगा विषम संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे मान लेते हैं 1, क्या 1 विषम संख्या है? तो बिल्कुल है। इसका जब हम लोग वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पर रिजल्ट क्या आएगा 1 ही आएगा। फिर मान लेते हैं सपोज दैट 3 और 1 क्या है विषम संख्या है, 3 एक विषम संख्या है। इस विषम संख्या का वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पर जो परिणाम आएगा 3 तिया 9, यानी कि 9 भी एक विषम संख्या है। फिर उसी प्रकार से 5 एक विषम संख्या है, 5 का जब वर्ग करते हैं तो रिजल्ट आया 25, तो 25 भी एक विषम संख्या है। और देखिए एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लिए 7 एक विषम संख्या है, विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो 7 49, यानी कि 49 भी क्या है विषम संख्या। फिर लेते हैं एग्जाम्पल, मान लेते हैं सपोज दैट 21 लिए, 21 का आप वर्ग कीजिएगा, 21 एक विषम संख्या है, इसका जब वर्ग करते हैं तो आया 441, क्या 441 विषम संख्या है? तो बिल्कुल है, यानी कि ये नियम को आप समझ गए। अब तीसरा जो है, चौथा नियम जो है बोलता है यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि यदि हम कोई संख्या लेते हैं और उसमें शून्यों की संख्या विषम हो, विषम मतलब यानी कि शून्यों की संख्या 1 हो, या फिर शून्यों की संख्या 3 हो, या फिर शून्यों की संख्या 5 हो, या फिर शून्यों की संख्या 7 हो, या फिर शून्यों की संख्या 9 हो,
तो उस वे सभी संख्याएं क्या कहलाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट 10 लिए, तो हम बोलेंगे कि 10 में शून्यों की संख्या कितना है, तो शून्यों की संख्या 1 है, तो क्या 1 विषम है, तो बिल्कुल है। तो यानी कि 10 कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या 10 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 10 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर उसी तरह मान लेते हैं सपोज दैट आप लिए दूसरा, मान लेते हैं सपोज दैट आप लिए क्या 100 या फिर 100 नहीं 1000। 1000 में देखिए शून्यों की संख्या क्या है, 1000 में शून्यों की संख्या कितना गो है, तो शून्यों की संख्या विषम है, यानी कि 3 गो है, तो यानी कि विषम है। तो शून्यों की संख्या यदि विषम हो गया तो क्या 1000 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 1000 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं है। आप मान लेते हैं सपोज दैट आप लिए कितना 81,000 81,000 या फिर हाँ 81,000 लेते हैं। इसमें शून्यों की संख्या कितना गो है, 3 गो। तो 3 क्या होता है, सम होता है या विषम, तो विषम होता है। तो शून्यों की संख्या जैसे ही विषम आ गया तो 81,000 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मान लेते हैं आप सपोज दैट आप कितना लिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 कितना जीरो है देखिए गिन के, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 6 करोड़ है। अगर 6 करोड़ में देखेंगे शून्यों की संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो 7 हो गया। 7 क्या है, विषम संख्या है। तो शून्यों की संख्या अगर विषम हो गया तो ये क्या 6 करोड़ पूर्ण वर्ग संख्या है, तो बिल्कुल नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझ में आ गया कि यानी कि ये शून्यों की संख्या अगर विषम हो जाए तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाती है। नेक्स्ट 5वां, यदि शून्यों की संख्या सम हो, इसमें तो विषम वाला कहानी था, इसमें अब सम वाला। यदि शून्यों की संख्या सम हो तथा शून्यों को छोड़कर शेष संख्या पूर्ण वर्ग हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि बोलता है कि शून्यों की संख्या पहले सम होना चाहिए। जैसे 400 है, 400 में शून्यों की संख्या कितना है, तो 400 में देखेंगे शून्यों की संख्या 2 गो है, तो 2 क्या है, सम है या विषम है, सम है। यहाँ तो ठीक है, बोला गया है यदि शून्यों की संख्या सम हो। उसके बाद आगे क्या है शर्त, बोलता है शून्यों को छोड़कर शेष संख्या पूर्ण वर्ग हो, यानी कि शून्य को छोड़कर, यदि शून्य को छोड़ दें, ये तो सम हो गया, सम होने के बाद इसको हम छोड़ देना है। अब किसको देखना है, शेष संख्या। तो शेष संख्या क्या है 4, तो शेष संख्या पूर्ण वर्ग हो। क्या 4 पूर्ण वर्ग है, 4 बिल्कुल है। क्यों पूर्ण वर्ग है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं, जिसका वर्गमूल निकालना संभव हो। आप 4 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। तो क्या 4 पूर्ण वर्ग नहीं है, बिल्कुल है। तो इसमें शून्यों की संख्या सम है, साथ ही साथ शून्य को छोड़कर शेष संख्या यानी कि 4 भी पूर्ण वर्ग है। इसी की वजह से ये पूरी की पूरी संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि 400 क्या कहलाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। इसका रीजन क्या था, इसका रीजन ये था कि इसमें शून्यों की संख्या सम है, साथ ही साथ शून्य को छोड़कर शेष संख्या यानी कि 4 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके कारण से 400 पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। फिर एग्जांपल के तौर पर देखिए, जैसे 100 लिए, 100 में शून्यों की संख्या कितना है, तो 100 में शून्यों की संख्या 2 गो जो कि सम है। और फिर 1 क्या पूर्ण वर्ग है, बिल्कुल है। आप 1 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि इस 100 भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। 100 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट आप लिए 36 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 36 3,60,000। आप लिए कितना 3,60,000। क्या 3,60,000 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो बोलेंगे हाँ। बोलेंगे क्यों हाँ बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए शून्यों की संख्या कितना है 1 2 3 4, शून्यों की संख्या 4 है, जो कि 4 क्या है, सम संख्या है। उसके अलावा शून्य को छोड़कर शेष संख्या, शून्यों को छोड़कर शेष संख्या, शेष क्या हो गया 36। क्या 36 पूर्ण वर्ग है, तो हाँ है, यानी कि शून्यों की संख्या सम तो है ही, साथ ही साथ शून्य को छोड़कर शेष संख्या 36 भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या इसलिए है क्योंकि 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6, इसीलिए 36 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 36 3,60,000 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है।
इसी तरह और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं सपोज दैट आप लिए कितना, मान लेते हैं सपोज दैट 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि ये 90 लाख है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 90 लाख है। तो क्या ये 90 लाख पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या ये 90 लाख पूर्ण वर्ग संख्या है? तो चेक करते हैं जरा। इसमें शून्यों की संख्या सबसे पहले देखिए कितना गो है, तो शून्य की संख्या 1 2 3 4 5 6, शून्यों की संख्या 6 हो गया। साथ ही साथ सिर्फ शून्यों की संख्या सम होने से मतलब नहीं है, उसके अलावा शून्य को छोड़कर, शून्य की संख्या तो सम होना ही चाहिए, साथ ही साथ शून्य को छोड़कर जो शेष संख्या बच रहा है वो पूर्ण वर्ग होना अनिवार्य है। यदि पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखेंगे इकाई दहाई 1 2 3 4 5 6, शून्यों की संख्या सम है, साथ ही साथ शून्य को छोड़कर शेष संख्या 9 क्या पूर्ण वर्ग है? तो बिल्कुल है, 9 पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। इसलिए हम कह सकते हैं कि 90 लाख पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल देखते हैं, और एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को समाप्त करके अगला हम जानेंगे 5वां के बाद 6ठा। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट आप लिए 1 2 1 0 0 0 0। अब यहाँ पर देखिए 122 और उसके बाद 1 2 3 4 को 0 लिए। अब यहाँ पर चेक कीजिए, क्या शून्यों की संख्या सम है? तो हाँ सम है, शून्यों की संख्या सम है। क्यों? 1 2 3 4 गो है, तो शून्यों की संख्या सम है। लेकिन शून्य को छोड़कर शेष संख्या क्या 122 पूर्ण वर्ग है? तो बिल्कुल नहीं है, 122 पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर 121 होता तो हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग है, तो इसलिए 122 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? शून्यों की संख्या इसमें तो सम है, लेकिन शून्यों को छोड़कर शेष संख्या 122 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जिसके वजह से पूरी का पूरी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगी। समझ में आ रहा है? आगे अब हम लोग नियम 6 को देखेंगे। हम लोग नियम 5 तक देख चुके थे, अब नियम 6 को देखेंगे। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 1 या 9 हो तो उस संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त संख्या के इकाई स्थान पर हमेशा 1 होगा। कहने का मतलब क्या है? एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। बोला गया यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 1 हो, मान लेते हैं सपोज दैट आप लिए 11 के इकाई स्थान पर क्या है? 1 है। तो अगर उस संख्या का वर्ग यानी कि 11 का वर्ग करते हैं, तो वर्ग करने पर प्राप्त संख्या कितना प्राप्त होता है? 121। तो 11 का वर्ग किए तो 121 प्राप्त हुआ। तो प्राप्त संख्या के भी इकाई स्थान पर क्या होता है? 1 होता है हमेशा। क्या होता है? 1। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट आप लिए 21 के इकाई स्थान पर क्या है? 1। इसका हम लोग वर्ग करते हैं, जैसे ही वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर रिजल्ट क्या आएगा, यानी कि परिणाम क्या होगा? 441। यानी कि 21 का जब वर्ग किए तो प्राप्त हुआ संख्या 441 के भी इकाई स्थान पर कितना है? 1 है। यानी कि बोला गया है कि जब किसी संख्या के इकाई स्थान पर 1 हो या फिर 9 हो, उसका जब वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पर जो प्राप्त संख्या होता है उसके भी इकाई स्थान पर क्या होता है? हमेशा 1 होता है। उसी प्रकार से जैसे मान लेते हैं सपोज दैट 9 लिए, 9 के इकाई स्थान पर 9 ही है, इसका जब वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पर क्या आएगा परिणाम? 81। तो 81 जब आया तो इसके इकाई स्थान पर कितना आया है? 1। चाहे इकाई स्थान पर 1 रहे या फिर 9 रहे, और उस संख्या को जब वर्ग करते हैं तो हमेशा उसके इकाई स्थान पर जो भी प्राप्त होता है संख्या, उसके इकाई स्थान पर 1 प्राप्त होता है। जैसे मान लेते हैं 19 है, 19 का जब आप वर्ग कीजिएगा तो 19 देखिए 19 के इकाई स्थान पर कितना है? 9। जब इसका वर्ग कीजिएगा तो वर्ग करने पर आएगा 361। तो 361 जब हुआ, संख्या प्राप्त हुआ 361, इसके इकाई स्थान पर क्या है? 1 है। इससे हम कह सकते हैं कि जब हम कोई भी संख्या रहे जिसके इकाई स्थान पे 1 रहे या 9 रहे, उसका जब वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसके भी इकाई स्थान पर हमेशा क्या आता है? 1 आता है। समझ में आ गई बात? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 क्या कहता है? यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 4 या 6 रहे तो उस संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त संख्या के इकाई स्थान पर हमेशा 6 होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कोई संख्या 4 है,
कोई संख्या मान लेते हैं जैसे 24 है। 24 के इकाई स्थान पर क्या है, तो आप 24 के इकाई स्थान पर बोलिएगा 4 है। जब इस संख्या का वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पर कितना आ जाएगा 576। तो देखिए जैसे ही वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त हुआ उसके इकाई स्थान पर क्या आया, 6 आया। वही चीज बोला गया, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 4 रहे या फिर 6 रहे तो उस संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त संख्या के इकाई स्थान पर हमेशा 6 होगा। जैसे इसका इकाई स्थान पर 4 था, इसका जब वर्ग किए तो 576 आया, और इसका प्राप्त संख्या 576 के इकाई स्थान पर भी कितना आ गया, 6। उसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 16 लिए। 16 के इकाई स्थान पर क्या है, 6। जब इसका हम लोग वर्ग करते हैं तो कितना होगा, 256। तो 256 जब प्राप्त हुआ, 256 के इकाई स्थान पर क्या है, 6 है। इससे साफ पता चला कि वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 4 रहे या फिर 6 रहे, उस प्रकार की संख्या को जब हम लोग वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसके इकाई स्थान पर भी हमेशा 6 होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं सपोज दैट 14 लिए। 14 के इकाई स्थान पर क्या है, 4। इसका जब वर्ग कीजिएगा, 14 का जब वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 196। जब 196 प्राप्त होगा, 196 के इकाई स्थान पर क्या है, 6 है। तो इससे साफ पता चल गया कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 4 रहे या फिर 6 रहे, उस संख्या को जब वर्ग करते हैं तो उसके इकाई स्थान पर हमेशा क्या आता है, 6 आता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा, नियम नंबर 7। अब नियम नंबर 8 क्या बोला गया, यदि किसी संख्या में शून्यों की संख्या जितनी भी हो उसका वर्ग करने पर शून्यों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। मान लेते हैं किसी संख्या में शून्यों की संख्या 1 है, जब उसका वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 गुना, यानी 1 का गुना क्या हो जाता है, 2। 1 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। यदि मान लेते हैं किसी संख्या में शून्यों की संख्या 2 हो, उसका वर्ग करने पर शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 गुनी, यानी कि 2 को शून्य है तो 2 शून्य को 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि शून्यों की संख्या 4 हो जाएगा। यदि किसी संख्या में शून्यों की संख्या 3 रहे तो उसका वर्ग करने पर शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि 3 का 2 गुना क्या होता है, 6। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, पहला इसमें जैसे बोलता है यदि किसी संख्या में शून्यों की संख्या 1 है तो उसका वर्ग करने पर शून्यों की संख्या 2 हो जाएगी। यदि किसी संख्या में शून्यों की संख्या 2 हो तो उसका वर्ग करने पर शून्यों की संख्या 4 हो जाएगी। इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे मान लेते हैं 10 है। 10 में शून्यों की संख्या कितना है, 10 में शून्यों की संख्या कितना है, 10 में शून्यों की संख्या 1 है। 10 में से शून्यों की संख्या 1 है। जैसे ही इसका वर्ग करेंगे तो इसका शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 10 का वर्ग 100। देखिए 100 में कितना गो शून्य है, 2 गो है या नहीं है। उसी प्रकार से मान लेते हैं सपोज दैट आप लिए 200 में शून्यों की संख्या कितना है, 200 में शून्यों की संख्या 2 गो है। जैसे ही 200 का वर्ग करते हैं तो जैसे ही 200 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 हो गया, और शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा, 2 गुनी, यानी कि 2 गो शून्य का डबल करेंगे तो 4 गो शून्य हो जाएगा, यानी कि 40,000। फिर उसी प्रकार से मान लेते हैं शून्यों की, जैसे 900 लिए हैं, 900, इसमें शून्यों की संख्या कितना है, 3 है। जैसे ही इसका वर्ग कीजिएगा शून्यों की संख्या 3 का 2 गुना 6 गो हो जाएगा, यानी कि 9 में 81, और 1 2 3 4 5 6 गो शून्य हो जाएगा। इससे साफ पता चला कि यदि किसी संख्या में शून्यों की संख्या जितना भी हो उसका वर्ग करते हैं तो शून्यों की संख्या उसका 2 गुना हो जाता है। मान लेते हैं किसी संख्या में शून्यों की संख्या 5 गो है, 5 गो हो गया। जैसे ही इसका वर्ग किए तो 5 × 5 = 25, और शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 10 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बात समझ में आ गया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को आगे देखेंगे। अब हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में जानते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या किसको बोलते हैं? जब किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना संभव हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। वर्गमूल ज्ञात करना संभव, आप लोगों को इससे पहले हम वर्गमूल के बारे में बता चुके हैं, इसीलिए बोला गया है कि जब किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना संभव हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे 9 16 25 36 49 81 64 121 144 225 और भी हो सकते हैं, जैसे 256 324, है ना। ये सभी संख्याएं क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं। क्यों है पूर्ण वर्ग संख्याएं? क्योंकि इसका वर्गमूल निकालना संभव है। देखते हैं, जैसे 9 का वर्गमूल निकालना संभव है कि नहीं। जैसे ही वर्गमूल बोलेगा तो तुरंत क्या लगाना है, कैप। तो 9 का वर्गमूल निकालना संभव है तो 9 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 3 × 9 3 × 3। तो यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं 3 × 3, 1 लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर 3 का जोड़ा बना तो देखिए 3, 9 का वर्गमूल कितना हो गया,
3। फिर उसी प्रकार से देखिए जैसे क्या है, अगर 9 का वर्गमूल निकालना संभव है, 9 का वर्गमूल हो गया 3, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि 9 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं, क्योंकि डेफिनेशन में साफ सुथरा बोला गया है कि यदि जिस संख्या का वर्गमूल निकालना संभव हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। तो यहाँ 9 का वर्गमूल निकालना संभव है, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, तो यानी कि 9 कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। उसी प्रकार से जैसे 16 है तो 16 का वर्गमूल रूट अंडर 16, तो 16 का जब वर्गमूल कीजिएगा तो 2 8, फिर 2 का टेबल से 4 बार में, फिर 2 का टेबल से 2 बार में, फिर 2 का टेबल से 1 बार में। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कभी क्या क्या गुना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब देखिए यहाँ पर आवाज गुणन कर दिया 16 का, अब यहाँ पर जोड़ा बना 2 का, फिर जोड़ा बना 2 का, 2 और 2 बाहर हो गया, 2 दूनी कितना हो गया 4, यानी कि 16 का वर्गमूल निकालना संभव है कि नहीं, बिल्कुल। 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4, इसीलिए 16 कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जितनी भी संख्याएं हैं सबका वर्गमूल निकालना संभव है, इसलिए ये सभी संख्याएं क्या कहलाएगी, पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाएगी। समझ में आ गया, पूर्ण वर्ग संख्या। फिर से ध्यान दीजिए, ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल निकालना संभव हो, ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल निकालना संभव हो उसको हम लोग पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है। यहाँ पर जितनी भी संख्याएं दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पर, ये सारी संख्याएं का वर्गमूल निकालना संभव है, इसीलिए ये सभी संख्याएं क्या हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा हम वर्ग के बारे में, आप लोगों को बता दें। जैसे क्लास 8 में कम से कम 20 तक का वर्ग सभी बच्चों को याद होना आवश्यक है ना, क्योंकि आप 20 तक वर्ग याद करके रखिएगा तो आपको बुक में जो क्वेश्चन दिया गया उसको सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। तो जैसे देखिए हम यहाँ पर 20 तक का वर्ग आप लोगों को दे दिए हैं, है ना, 20 तक का वर्ग हम दे दिए हैं, लिख दिए हैं। आप लोग देखिए जैसे 1 का संख्या 1 है तो 1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 1, संख्या 2 है 2 का वर्ग कीजिएगा तो 4, संख्या 3 है 3 का जब वर्ग कीजिएगा तो 9 होगा। फिर उसी तरह संख्या 4 है 4 का जब वर्ग कीजिएगा 16, संख्या 5 है 5 का जब वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25, और 6 का जब वर्ग कीजिएगा तो 36, और 7 का जब वर्ग कीजिएगा तो 49, 8 है तो 8 का वर्ग कीजिएगा तो 64, 9 है 9 का जब वर्ग कीजिएगा तो 81, और 10 है 10 का जब वर्ग कीजिएगा तो 100 होता है। 11 का वर्ग करने पर 121, 12 का वर्ग करने पर 144, 13 का वर्ग करने पर 169, 14 का जब वर्ग कीजिएगा तो 196 होगा। फिर 15 का जब वर्ग कीजिएगा तो 225, 16 का जब वर्ग करेंगे तो 256, 17 का जब वर्ग करेंगे तो 289, 18 का जब वर्ग कीजिएगा तो 324 होगा, और 19 का जब वर्ग कीजिएगा 361, और 20 का जब वर्ग कीजिएगा तो 400 होगा। ध्यान दीजिए, आपको हम वर्ग के बारे में बता चुके हैं पहले ही कि वर्ग किसको कहते हैं। जब एक ही तरह के संख्या को 2 बार गुना करते हैं तो वो संख्या क्या कहलाती है, उस संख्या का वर्ग कहलाती है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 11 था तो 11 ये से 121 कैसे हुआ, तो यानी कि 11 गुना 11 किया गया है जिसकी वजह से कितना आया है 121। तो क्लास 8 में कम से कम 20 तक आपके बुक में भी दिया गया है ना, कम से कम 20 तक आप वर्ग याद कर लीजिए ताकि आने वाला जो चैप्टर है एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 ये सब आप लोगों को बनाने में मुश्किल ना हो। ठीक है, आगे हम लोग अभी देखेंगे हम लोग हमारा वीडियो। यदि आप लोगों को अच्छा लगा सभी स्टूडेंट्स के लिए, अगर ये उपयोगी है वीडियो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए।